अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको जो समझाने जा रहा हूं उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है बेचे गए माल की लागत। जो हमने गुड्स बेचे हैं, एक्चुअली आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम सामान खरीदते हैं सारा का सारा हम नहीं बेच पाते, कुछ उसमें सामान बिकता है कुछ नहीं बिकता। तो जो हमने बेचा है उसकी क्या लागत होगी वो हमें समझना है। इसको मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक सब्जी वाले का आपको एग्जांपल दिया था जब मैंने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए एक सब्जी वाला है, उसने आज अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आज पहला दिन है उसका, उसको ज्यादा जानकारी नहीं है। वैसे तो आजकल वो लोग सब बहुत समझदार है, सब जानते हैं। और हम लोगों कई बार तो हम लोगों से पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा उनको मालूम है कि कैसे क्या चीजों करना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सब्जी वाला है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और उसने आपसे पूछता है, वो आपसे वो पूछता है कि मेरा आज पहला दिन है और मुझे अपना प्रॉफिट, आज वो सुबह गया मंडी, मंडी से सब्जी लेकर आया 2,000 रुपए की, और दिन भर उसने सब्जी बेची और शाम को आपके पास आता है कि मुझे अपना लाभ प्रॉफिट निकालना है, मैंने मतलब कुछ कमाया कि नहीं कमाया, आप मुझे हेल्प करें। तो आपका सबसे पहला ये होगा कि भाई आज तेरा पहला दिन है, आज तो कितने रुपए की सब्जी लेके आया? वो कहता है कि मंडी से 2,000 रुपए की सब्जी लेकर आया। बहुत अच्छी बात। तो 2,000 रुपए की जब सब्जी लाए तो जो सब्जी लाने में कुछ खर्चा लगा क्या? तो वो कह सकता है कि हाँ मैं मंडी गया था, मंडी से मैंने 2,000 की सब्जी खरीदी, मैं घर पे मेरा ठेला था, घर तक सब्जी लाने में मेरे को 250 रुपए खर्च हो। तो 2,000 की सब्जी उसके घर में आके कितने की पड़ी? तो कोई चैट में डाल के बताए। घर 2,000 की सब्जी उसने खरीदी और जब तक वो घर पे लेके आया तो उसको 250 रुपए उसमें भाड़ा लग गया। तो 2,000 की सब्जी घर में कितने रुपए की पड़ी उसको? 2,250 की। बिल्कुल सही। आकांक्षा पवार ने जवाब दिया है कि सब्जी उसको घर में आके 2,250 रुपए की पड़ी। अश्विनी दुबे, एवरीबडी राइट, फाइन, परफेक्ट। घर में आके सब्जी उसको पड़ी 2,250 की। वो सब्जी निकालने बेचने चला गया, अपना सब्जी बेचने गया अपना। शाम को उसने, आपने कहा कि भाई अब तेरे पास क्या है? बोले कि साहब मेरे पास सुबह जब मैं ठेले पे सब्जी बेचने गया था, मेरे पास 500 रुपए थे। ठीक है, अभी इस समय, है ना, इस समय मेरे पास 2,200 रुपए, 2,200 रुपीज। तो इसका मतलब 500 जो उसने सब्जी बेची, 500 रुपए थे, अब वो 2,200 रुपए हो गए। तो जो उसने सब्जी बेची वो 1,700 रुपए कैसे बढ़ गए? 1,700 रुपीज कहाँ से आए? सब्जी बेचकर। इसका मतलब उसने दिन भर में 1,700 रुपीज में सब्जी बेची है। अब यहाँ पर कहने का मतलब सीधा सा इतना है, उसके पास उसकी जो परचेजेस थी, उसने जो खरीदी थी सब्जियां, वो खरीदी थी 2,000 रुपए में। उसको जो भाड़ा लग गया काटेज, काटेज जो लगा उसको सब्जी घर तक लाने का, उसको 250 रुपए लगा। तो जो टोटल लागत है, जो सब्जियां हैं उसके पास, उसकी कुल लागत, टोटल कॉस्ट इज 2,250, 2,250। ये कुल लागत सब्जियां में। और अभी मैंने आपको बताया कि उसके पास 500 रुपए खुले रखे चला था वो। शाम को जब वो घर पे वो सब्जी वगैरह बेच के आया, तो अब उसके पास में जो वो पैसे थे वो हो गए 2,200। तो 2,200 तो रुपए है उसके पास में, और उसके पास 500 रुपए पहले से थे। तो अगर हम देखें तो उसने जो सब्जियां बेची वो बेची 1,700 की, 1,700 रुपए की बेची। ये जो 1,700 है ये कुछ और नहीं है, 1,700 उसकी बिक्री कहलाएगी, उसकी सेल्स कहलाएगी। ये उसकी सेल्स है, उसकी बिक्री। लेकिन जो उसके पास सब्जियां थी वो टोटल तो 2,250 की थी। फिर आप उससे ये पूछोगे कि भाई तेरे पास, तूने जो सब्जियां बेची 2,250 की सब्जी लेकर तू गया था बेचने, 1,700 रुपए बेची, क्या सारी सब्जी बिक गई? बोला नहीं, सारी नहीं बिकी। ठीक है, तो तेरे ठेले पर जो है वो कितने रुपए की सब्जी बची हुई? तो अभी तेरे पास सब्जियां बची है ना? हाँ बची है। कितने रुपए की सब्जी बची? बोला साहब सब्जियां तो कम बिकी, आज पहला दिन था, आधी सब्जी बची हुई है, मतलब 1,000 रुपए की सब्जी बची। तो उसके पास टोटल सब्जियां जो बेचने के लिए थी वो 2,250 की थी। उसका जो क्लोजिंग स्टॉक था, वो क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका, ये स्टॉक कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका 1,000 रुपए।
तो 1000 रुपए का स्टॉक है, तो इसका मतलब उसने जो सब्जियां दिन भर में बेची उनकी लागत आएगी 1250। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, शॉर्ट में कहते हैं COGS, बेचे गए माल की लागत। फिर से मैं बता दूं, बेचे गए माल की लागत को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। पहले हम देखते हैं कि उसने कितने की सब्जियां खरीदी, खरीदने पर उसमें कितने का खर्चा आया, तो घर में आके उसको कितने की सब्जियां पड़ गई और उसके पास कितने की सब्जी बची आखिर में, वो घटा देंगे, तो जो बेची गई सब्जियां उसकी लागत उसको आ जाएगी। इस ढंग से हम निकालते हैं। तो बेचे गए माल की लागत निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। आप सबको लिखना है, ये पेन पेंसिल लेकर बैठे जरा क्लास के अंदर, है ना, ये आपको बैठना है और नोट डाउन करना है साथ में जो लिखा रहा हूँ। यहाँ कोई रामायण कथा नहीं सुनाई जा रही, ठीक है? आप लिखते जाइए जो चीज मैं बता रहा हूँ, उसको आपको फॉर्मूला लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। और आप लोग हॉस्टल में बैठे हैं, आपको ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कल से मुझे क्लास के अंदर सबका वीडियोस ऑन चाहिएगा, नहीं है तो आप क्लास अटेंड मत कीजिए, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? वो ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। सब अपने बच्चे पेन पेंसिल लेकर कायदे से क्लास की तरफ बैठेंगे और जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जो चीज कह रहा हूँ लिखने का, वो लिखना है। जैसे आप क्लास अटेंड करते हैं वैसे अटेंड कीजिए, और नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आप क्लास अटेंड मत कीजिए। रिकॉर्डिंग देखने की छूट है आपके पास, रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ, आप आराम से बैठ के देख सकते हैं। प्रॉपरली बैठिएगा और उसको प्रॉपरली लिखना है सब। आज की छूट है, कल से बैठेंगे नहीं तो मैं हटा दूंगा ग्रुप से, और एक बार मैं हटाऊंगा मैं सस्पेंड कर दूंगा, मतलब पूरे एग्जाम में। फिर आप रिकॉर्डिंग देख के अपना काम निकालिए। ठीक से बैठना है सबको क्लास के अंदर, जैसे क्लास अटेंड करती है वैसे ही बैठना। ठीक है, तो मैंने अभी जो आपको फॉर्मूला बताया, आप लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। हिंदी में लिखना हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिखिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी मैंने निकाला परचेजेस, जो उसने माल खरीदा था, सब्जी वाले ने जितनी की सब्जी खरीदी थी, परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जो खरीदने में खर्चे लगते हैं, जो गुड्स खरीदने में घर तक लाने में जो खर्चे लगे, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसमें से हम घटा देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम घटा देंगे, बस इतना हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हिंदी में मतलब है बेचे गए माल की लागत बराबर है क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्कंद, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको हम बोलते हैं क्रय किया गया, क्रय प्रत्यक्ष एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय, और ये फिर अंतिम स्कंद, अंतिम स्कंद या रहतिया, अंतिम स्कंद या रहतिया। और इसको क्या कहते हैं? बेचे गए माल की लागत। बेचे गए, मैं हिंदी में बताते जा रहा हूं, तो आपको अगर मैं उसको क्या कहते हैं, मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप समझ जाइए उसको। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हाथ रेज कर सकता है, एनी क्वेश्चन, किसी को कोई पूछना। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पहला दिन था, ये पहला दिन था सब्जी वाले का, उसने कुछ सामान खरीदा, उस पर कुछ खर्चे लगे, जो बच गया। तो आपने उसको ये कहा कि भाई तूने जो है, तेरे पास सब्जियां जो थी, तूने 2000 रुपए की परचेजेस की, खरीदी की, 2000 रुपए की सब्जियां खरीदी, उस पर 250 रुपए तेरे खर्चे हुए। घर पे आके सब्जी तेरे को कितने की पड़ी? 2250 की पड़ी। तूने 1000 रुपए की तेरे पास सब्जी बची हुई है, जो तूने सब्जियां बेची वो कितने की बेची? 1250 की। 1250 की सब्जियां उसने कितने में बेची? 1250 की सब्जी उसने 1700 रुपए में बेची। 1250 की सब्जी उसने 1700 रुपए में बेची।
तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालने का, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दूसरा फॉर्मूला ये लिखिए, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम बिक्री में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटाते हैं, बिक्री, ये है बिक्री मेरी, बिक्री में से बेचे गए माल की लागत घटाएंगे तो हमें सकल लाभ मिल जाएगा, सकल लाभ। ग्रॉस प्रॉफिट इज सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट इज सकल लाभ विच इज बिक्री माइनस बेचे गए माल की लागत। ठीक है, यह जाए, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब मेरा फॉर्मूला जो यहाँ पे था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल्स से घटाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये तो हुआ पहला दिन। अब अगले दिन क्या हुआ, वो सब्जी वाला फिर आपके पास आया, बोला अभी थोड़ा सा कम समझ में आया, दूसरा दिन है तो एक दो बार और बता दीजिए। तो आप उससे ये पूछोगे कि भाई आज तो मंडी गया था, आज भी तूने सब्जी खरीदी? बोला हाँ आज खरीदी। तो अब वो सेकेंड डे वो कहेगा कि मेरे पास 1000 रुपए की सब्जी कल की बची हुई थी। कौन सी सब्जी थी? आलू प्याज था जो खराब नहीं होता था, वो मैंने रखा हुआ, वो आज मैं बेचू। तो अब दूसरे दिन कहानी अलग है। दूसरे दिन की कहानी ये है कि सेकेंड डे उसके पास कल का स्टॉक भी है और आज फिर से खरीद रहा है। तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। दूसरे दिन आप जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालोगे तो सेकेंड डे का जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा तो थोड़ा अलग ढंग से निकलेगा। तो जब सेकेंड डे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे तो आप बोलोगे ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया, ओपनिंग स्टॉक। आज पहले से उसके पास 1000 रुपए की सब्जी थी, आज फिर उसने सब्जी खरीदी, तो प्लस परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो आज सब्जी खरीदी उस पर भी खर्चे लगेंगे, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम इसमें से घटा दें। तो अब फॉर्मूले में चेंज आ गया, कुछ जरा सा चेंज आया है और कुछ भी नहीं। पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, हाँ कमल यादव एक सेकंड सुनता हूँ, पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या निकाला था, जो खरीदा, खरीदने पे जो खर्चे आए और क्लोजिंग स्टॉक उसमें से घटा दिया, खत्म बात। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक है तो उसके पास पहले से 1000 रुपए का माल था, उसने फिर अगले दिन 1500 रुपए खरीदा, तो 2500 के गुड्स हो गए ना, पहले 500 1000 थे, फिर इसमें खर्चे आए वो जोड़ दिए, और फिर अब जाके इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक घटाए। तो अगर पूरा अगर मैं फॉर्मूला बोलूं सीओजीएस का, तो वो उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये पूरा फॉर्मूला होगा सीओजीएस निकालने का। सीओजीएस निकालने का पूरा फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये पूरा फॉर्मूला है। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, मत करो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो ये सब लिख ले जरा फॉर्मूला, दूसरा वाला भी। पहले मैंने पहले वाले फॉर्मूले में ओपनिंग स्टॉक नहीं लिया था, बाद वाले फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक है तो वो उसके अंदर जुड़ा हुआ। हाँ देवेंद्र, ये ट्रायल बैलेंस में भी यूज होता है, मैं बताता हूँ अभी, दो थोड़ी देर रुकिए, अभी मैं समझाता हूँ उसको, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कमल यादव ने हैंड रेज किया, और किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? जो अभी मैंने दो फॉर्मूले बताए, एक में ओपनिंग स्टॉक था, एक में क्लोजिंग स्टॉक नहीं था। परचेजेस ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक उसमें से माइनस कर देंगे। किसी को उसके अंदर प्रॉब्लम है तो कुछ बता सकता है।
हाँ कमल यादव बताइए, आप अनम्यूट होके आप आकाश पांडे, हाँ बोलो आकाश पांडे, कमल यादव पहले बोलो क्या डाउट है तुम्हारा। सर परचेज की जगह सर नेट तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही, हाँ फिर से बोलो क्या कह रहे हो। परचेज लिखेंगे ना सर। हाँ क्या क्या, फिर से हाँ, आवाज आवाज ठीक नहीं आ रही बेटा तुम्हारी वो। अंतर सर ये ओपनिंग स्टॉक क्या है हिंदी में? परचेज की जगह सर नेट परचेज लिखेंगे ओपनिंग सर। स्टॉक प्रारंभिक रहतिया, प्रारंभिक स्कंद, प्रारंभिक माने साल के शुरू का जो स्कंद है उसको ओपनिंग स्टॉक को हम बोलते हैं प्रारंभिक रहतिया। हाँ फिर से बोलो कमल। सर परचेज की जगह सर नेट परचेज लिखेंगे ना सर सूत्र में सर। हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर परचेज रिटर्न्स है, परचेज रिटर्न्स है तो परचेज में से परचेज रिटर्न्स माइनस होगा। मैं बताता हूँ परचेज, नेट परचेज और एडजस्टेड परचेज में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। परचेज में अगर परचेज रिटर्न्स है तो परचेज रिटर्न्स में बोलूं या नहीं बोलूं वो माइनस होगा। परचेज का मतलब नेट परचेज ही है, जहां पे भी परचेज वर्ड यूज होगा आपको उसको नेट परचेज ही समझना। परचेज रिटर्न्स है तो घटेगा। मैं उस फार्मूले में भी चेंज कर देता हूँ, लिखवा देता हूँ। हाँ आकाश पांडे तुम क्या पूछना चाहते हो। सर अगर वो दूसरे दिन गुड्स मत खरीदे तो? हाँ तो ठीक है, परचेज जीरो हो जाएगी, कल का बचा हुआ है सामान बेचेगा तो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो वैसे ही निकलेगी ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेज जीरो कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंस भी नहीं लगेंगे, ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक हटाओगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक हटा देंगे, परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है उसके अंदर। ठीक है और बताइए, एनी अदर सर क्वेश्चन। अगर सर परचेज में से अगर हमने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल लिया तो ड्राइंग से लेस हो जाएगा? अरे वो रुक जाइए, वो एडजस्टमेंट में रुकिए, उसको थोड़ी देर, हाँ रुकिए हाँ और बताइए यहाँ तक जो मैंने बताया उस पर एक एक करके चलते हैं, एक एक करके चल रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। फॉर्मूला ट्रायल बैलेंस में क्या क्या लिखा जाएगा? अरे 2 मिनट का पॉज लीजिए, ठीक है 2 मिनट का पॉज। अब मैं आ रहा हूँ, एक दो जो डाउट है पहले उसको इकट्ठा करो, अभी आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, मैंने हटा दिया परमिशन, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज और बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आपका फॉर्मूला, मैंने एक चीज, पहले 3 फॉर्मूले हो गए, अब मैं तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया या प्रारंभिक स्कंद, प्लस नेट परचेजेस। अगर नेट परचेज रिटर्न दिया, नेट परचेजेस होता है आपका परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स, ये होता है नेट परचेज। अगर परचेज रिटर्न्स है तो परचेज रिटर्न्स को आपको लेस करके नेट परचेज निकालना, फिर आप ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अब ये तीसरा फॉर्मूला लिखिए, सिचुएशन के हिसाब से जैसी स्थिति है वैसा इस्तेमाल करना है। अगर परचेज रिटर्न्स नहीं दिया है तब तो कोई बात ही नहीं, परचेज रिटर्न्स दिया तो परचेज रिटर्न्स लेस होगा। ओपनिंग स्टॉक दिया है तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो डायरेक्ट ले लीजिए। नॉर्मली देखिए बिजनेस में परचेज रहता है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति परचेज ही नहीं किया उसने तो ठीक है, परचेज को जीरो ले लो, उसमें क्या है। तो मैंने अभी आपको 3 फॉर्मूले दिए, आप ये तीनों फॉर्मूले लिख के रखेंगे, जैसी स्थिति होगी वैसे आप उसको क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से आप उसको यूज करें, उसके हिसाब से आप उसको यूज करें, ठीक है। अब दूसरी चीज समझते हैं। अब भाई अगर मैं देखिए एक और आपसे बताता हूं, क्लोजिंग स्टॉक की एक और, क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री क्या होती है, रोजनामचा प्रविष्टि, जिसको हम रोजनामचा प्रविष्टि कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री दो, जनरल एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री क्या होती है ये आपसे पूछा जाए, तो क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री हम 2 ढंग से कर सकते हैं। एक एंट्री होती है हमारी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट,
टू ट्रेडिंग अकाउंट। एक तो एंट्री होती है। एक और ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन ये है कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने। एक तो एंट्री में ये कर सकता हूं और दूसरी एंट्री में ये कर सकता हूं। क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री ये होती है, क्लोजिंग स्टॉक को या तो परचेज में से घटा दूं या मैं क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दूं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दूं। एक बात, अगर मैंने ये वाली एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल अब मैं बताता हूं, अगर मैंने ये वाली एंट्री की है, ये वाली एंट्री की है, मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, थोड़ा सा पॉज कीजिए, अभी मैं बताता हूं। अगर मैंने ये वाली एंट्री कर दी, कोई मुझे बता सकता है कि ये जो मैंने हाईलाइट की है ब्लू वाली एंट्री कौन सी? ये वाली नीचे वाली। अगर मैंने ये एंट्री क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेजेस कर दी, इसका परचेजेस अकाउंट पर क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? एनीबडी कोई मुझे हाथ रेस करके बताए या चैट में डाल दे, इसका असर क्या पड़ेगा? असर क्या पड़ेगा? हाँ चलिए, लेट मी सी। अब आप पूछोगे सर असर क्या पड़ेगा, आप क्या चाहते हो? क्या आप यस नो चाहते हो कि आप बढ़ रहा घट रहा चाहते हो? तो आप बताओ मुझे, क्या आप क्या समझते हो? मेरा सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैंने ये एंट्री की तो परचेजेस पर क्या असर पड़ेगा? असर एक ही पड़ सकता है, एक जवाब आ गया, परचेज अकाउंट। हाँ, क्रेडिट हो जाने संस्कृति ठीक है, तुम एक रास्ते पे जा रही हो, क्रेडिट हो जाएगा परचेज अकाउंट तो दिख रहा है, लेकिन क्रेडिट हो जाने से होगा क्या? परचेज अकाउंट में क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा ये बताओ? परचेज बढ़ेगा घटेगा? लेस हो जाएगा। आज जो अनवत ने बताया लेस हो जाएगा। तो जब मैं ये वाली एंट्री करूंगा तो मेरा परचेजेस कम हो जाएगा, और अगर मैंने ये एंट्री कर दी लेस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर मैंने ये वाली एंट्री कर दी, इस एंट्री को करने के बाद जो मेरी परचेजेस का अमाउंट घटकर आएगा उसको मैं कहता हूं एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब ये हुआ परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक उसमें पहले से घटा हुआ है, उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक पहले से घटा हुआ है। अगर मैंने क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया, क्लोजिंग स्टॉक में मैंने एडजस्टेड परचेज दिया, मतलब उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो। ठीक है, बिफोर आई प्रोसीड, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मुझे बताइए मेरे पास टाइम कितना है? टाइम कितना है अभी? आपकी नेक्स्ट क्लास कितनी? क्योंकि आज जो टॉपिक हमने जो हाथ डाला और आपके जो क्वेश्चंस है उसको अगर मैं सबको हैंडल करूंगा तो अभी मेरे को क्लास 11 बजे तक लेनी रहेगी। हाँ बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दूसरी क्लास आ रही है क्या? मुझे चेक में बताइए। हाँ, कोई मैं ले सकता हूँ ना 11 बजे तक? हाँ ठीक है, फाइन 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 फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भावना, तुम्हारे क्या क्वेश्चन है बताओ। सर एडजस्टमेंट परचेज जो आपने बताया, अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें बेटा अगर ये दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस के लिए थोड़ी देर रुकिए, एक एक पॉज लेके एक एक चीज लेके चलो, एक एक चीज लेके थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आज क्लियर कर दूंगा इसलिए मैंने टाइम मांगा, बट एक एक पॉइंट अभी तक जो मैंने बताया इसमें किसी को डाउट है? नो सर। क्या बात है, क्या बात। आगेश पांडे ने कहा सर हम ऐसा क्या कह सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस का हिस्सा है? हाँ भाई साहब बिल्कुल कह सकते हैं। अभी मैंने आपको सब्जी वाले का एग्जाम्पल दिया, तो सब्जी वाले ने 2000 रुपए की सब्जी खरीदी थी, 250 रुपए खर्च हुए, तो सब्जियां घर पे आके पड़ी 2250 की, तो जो 1000 की सब्जी बची वो परचेजेस में से तो थी, वो परचेजेस का हिस्सा। भाई क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? मैं किताबें बेचता हूँ, है ना, तो मैंने कुछ किताबें बेचता हूँ, ठीक है, मेरे पास कुछ किताबें हैं
और मैंने ये 3 किताबें खरीदी हैं और मैं कहता हूं इसमें 2 किताबें बिक गई और एक बच गई, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये परचेजेस का ही हिस्सा है। तो क्लोजिंग स्टॉक, अब ये जो पॉइंट कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस का हिस्सा है, अंतिम रहतिया हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है परचेजेस का हिस्सा है। इसीलिए एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था पहले, मैंने उस समय टाल दिया था, मैंने कहा भाई अभी टाइम नहीं है उसका, क्वेश्चन का टाइम नहीं मतलब सारा ज्ञान एक साथ नहीं दिया जा सकता, सही समय पर ज्ञान दिया जाए तो जल्दी समझ में आता है। मैंने ये कहा था कि ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम परचेजेस लिखते हैं, है ना, परचेजेस लिखते हैं। तो भाई ये परचेजेस अगर हमारी 1 लाख रुपए की परचेजेस है, तो अगर मेरे पास 10,000 के सामान बिक गए, बच गया, तो वो 1 लाख में पहले से इंक्लूडेड तो है। इसीलिए जब हम ट्रायल बैलेंस लिखते हैं तो हम क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखते, वो नीचे लिखा जाता है, अलग से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वो हमारे 10,000 के 1 लाख की परचेजेस में पहले से शामिल है। 2 बार थोड़ी गिनेंगे एक चीज को, वो इसके अंदर पहले से है। वो 1 लाख का जो ये मैंने स्टॉक ये परचेजेस दिखाई है, इसके अंदर ये 10,000 इसी में से तो है। इसीलिए जब हम परचेजेस को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते। 2 बार थोड़ी काउंट हो सकती है एक चीज को मशीन के 2 बार लिखोगे ट्रायल बैलेंस में, एक ही मशीन तो है। तो 1 लाख में क्लोजिंग स्टॉक है, 1 लाख की जो सामान खरीदा उसी में तो जो बच गया, उसी में से तो बच गया, ठीक है, अलग से थोड़ी है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर मैं एडजस्टेड परचेज लिखता हूं तो फिर वो नहीं है, तब मैं ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक भी लिखूंगा। तो मैं ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक भी लिखूंगा। कब? अगर ट्रायल बैलेंस में मैं एडजस्टेड परचेज लिखता हूं तो ट्रायल बैलेंस नीचे नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड है ही नहीं, तो अलग से लिखना पड़ेगा उसको, अलग से लिखना पड़ेगा। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको एक चीज जो बताने जा रहा हूं ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। मैं बहुत एक छोटी सी पॉइंट, ये क्वेश्चन भी एक बार पहले रेज हो चुका है क्लास में। आज जब कमल यादव ने ये भेजा मुझे कोई डाउट, तो मैंने कहा यार अब इस क्वेश्चन को एड्रेस कर ही दिया जाए। आज मेरा मन नहीं था, मुझे नहीं लग रहा था कि शायद आप लोग तैयार हैं इसके लिए अभी, लेकिन फिर वो उसने भेजा तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने ग्रुप ए को भी मैसेज डाल दिया कि ग्रुप ए भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो भी क्वेश्चन ये पूछ रहे थे। अब जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का आप ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, और ये जो मैं बना रहा हूं आप इसको अगर लिखते जाएंगे तो दिमाग में बैठेगा, नहीं तो भैया आप जाने, मेरा काम पढ़ाने का है, मैं पढ़ा के अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। जो मैं यहाँ बना रहा हूँ उसको आप लिखते जाइए, मैं जो लिखते जा रहा हूँ। हो सकता है मैं दो तीन बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, तो 2-3 बार लिखिए उसको, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए मैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये कई अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आती, वो रट लेते हैं लेकिन समझते नहीं कैसे बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बनाते हैं। मैंने अभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया मैंने, सेल्स माइनस सीओजीएस। मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अभी बताया, सेल्स में से सीओजीएस जब हम घटा देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स में से सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और सीओजीएस का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। सीओजीएस क्या होता है, सीओजीएस क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जस्ट अ मिनट है ना, इसको मुझे तो अभी मैं उसी फॉर्मूले को, ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूले को लेके चल रहा हूं। सेल्स हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। जब मैं सेल्स कह रहा हूं, नेट सेल्स से मेरा मतलब है, सेल्स मतलब नेट सेल्स। अगर ये सेल्स है, नेट सेल्स रिटर्न्स है, तो इसमें से आपको सेल्स रिटर्न्स माइनस करना है। और ये मैंने यहाँ पे सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स घटाया, ये सेल्स आ गया। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे डेबिट साइड में लिखूंगा
टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो जब मैं डेबिट साइड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखूंगा और क्रेडिट साइड में सेल्स लिखूंगा, और अगर ये सेल्स का अमाउंट ज्यादा है तो मैं यहाँ पे डेबिट साइड में लिखता हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये दोनों साइड का टोटल फिर हमारा बराबर हो जाएगा। खत्म हो गया, प्रॉफिट आ गया। यही है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कुछ और नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ कंपेयर करता है, दोनों की तुलना करता है और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देता है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा हो जाएगा तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा, यही। लेकिन कई बार क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दी रहती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब हम क्या करते हैं, यहां से मैं दूसरा आपके सामने दूसरा बना रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट नीचे। ये तो इतना हो गया हमारा एक, दिस इज 1, ये हो गया। अब दूसरा, अब मैं फिर से एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कुछ दिन पहले, किसने पूछा था ये तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन पूछा था मुझे क्लास में भी ध्यान। ये पूछा था क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं, किसी ने पूछा था मुझे। ग्रुप ए में पूछा था, ग्रुप बी में पूछा था, पर पूछा था किसी, तो हम उसको भी देखेंगे। उसका आंसर मैंने कहा था मैं दूंगा बाद में, तो वो आंसर अभी आपको मिलेगा। ये है ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा तरीका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं या तो क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दूं डायरेक्टली, और या फिर मैं यहां पर लिख दूं टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस। जब मैं परचेज लिख रहा हूं भैया नेट परचेजेस है यार, इसको नेट परचेजेस मानना, ठीक है। नेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहां पर मैं माइनस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक। मैं अमाउंट लिख लेता हूं, सपोज ओपनिंग स्टॉक मैंने ले लिया 35,000, परचेजेस ले लिया मैंने 1,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया मैंने 15,000 और क्लोजिंग स्टॉक ले लिया मैंने 25,000, ऐसा ले लिया। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल्स। मैं यहाँ पे फिर बता रहा हूँ सेल्स से मेरा मतलब है नेट सेल्स, ये सेल्स नेट। और मैंने सेल्स लिख दी 2 लाख, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ये हुई सेल्स। अब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरी कितनी आएगी वो मैं निकालूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख में से 25,000 गया, ये टोटल 2 लाख आ रहा है, 2 लाख में से क्लोजिंग स्टॉक 25,000, तो मेरी नेट सेल्स आ रही है 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है 1,75,000। तो मैं ये कह सकता हूं मैंने 1,75,000 का सामान 2 लाख में बेचा। बेचे गए माल की लागत क्या है 1,75, बेचा कितने में 2 लाख, 25,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ये मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है 25,000, और दोनों साइड का टोटल जो है 2-2 लाख रुपए बराबर आ जाए। हम ट्रेडिंग अकाउंट में यही करते हैं, सीओजीएस को सेल्स के साथ कंपेयर करते हैं और कुछ नहीं करते। यही काम है क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब मेरे पास एक विकल्प और है, एक ऑप्शन और है, ऊपर वाला मैं हटा रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट, दोबारा बनाना है मेरे को एक और नया ट्रेडिंग। एक विकल्प और है, वो विकल्प क्या है, विकल्प यह है कि मैं यहां लिखूं बाय सेल्स
कितना 2 लाख रुपया। यहाँ पे मैं लिखते जाऊं जो जो चीजें डेबिट में लिखी है। टू ओपनिंग स्टॉक 35,000 जो मैंने लिखा हुआ है नीचे। परचेजेस 1,50,000। to direct expenses 15,000। ये हो गया। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक को मैंने, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ये क्लोजिंग स्टॉक को मैंने डेबिट साइड में घटाया है। डेबिट साइड में घटाने की बजाय अगर मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिख दूं तो एक ही इफेक्ट है। तो क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट में घटाने की बजाय अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देता हूँ 25,000, तो भी मेरा प्रॉफिट वही आएगा। अब मैं अगर इधर का टोटल लगाऊं तो इधर का टोटल है 2,25,000। इधर का टोटल भी मुझे 2,25,000 लाना है। और अब मैं अगर इधर का टोटल लेता हूं तो ये 2 लाख आ रहा है। मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट अभी भी 2,25,000। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बदल थोड़ी गया, अभी भी मेरा प्रॉफिट 2,25,000। तो सीधा सा कहने का मतलब यह है कि जो चीज मुझे डेबिट साइड में घटानी है उसको घटाने की बजाय अगर मैं क्रेडिट साइड में लिख दूं तो एक ही असर है, उसका असर नहीं पड़ता। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं क्योंकि वो डेबिट साइड की तरफ माइनस का आइटम, डेबिट साइड की तरफ माइनस का। डेबिट साइड में माइनस करना होता है इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं। इसीलिए हम उसको क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको उसको माइनस करना है तो हम उसको क्रेडिट साइड में। हाँ आर्यन बोलो, क्या पूछना चाहते हो? सर परचेज रिटर्न को भी क्रेडिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, परफेक्ट। हम जब परचेज में से परचेज रिटर्न्स घटाते हैं तो परचेज रिटर्न्स को यहाँ पे माइनस करने की बजाय हम क्रेडिट में लिख सकते हैं। सेल्स रिटर्न्स को हम जब सेल्स में से घटाते हैं तो यहाँ घटाने की बजाय हम डेबिट में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। एक ही ऐसा ग्रॉस प्रॉफिट वही रहेगा। आप परचेज रिटर्न्स को परचेज में से मत नहीं घटाओ और क्रेडिट में लिख दो। सेल्स रिटर्न्स को सेल्स में से मत घटाओ, डेबिट में लिख दो, सेम प्रॉफिट तो वही रहेगा। प्रॉफिट में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अच्छा एग्जाम्स में? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से तो गलत नहीं होना चाहिए। परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, मैथमेटिकली उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी मोर क्वेश्चंस? किसी और को कुछ पूछना है? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी इसीलिए अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो रेज हुए थे मैं उसकी बात कर दूं। पहले एक वो क्वेश्चन लेकर फिर 1-2 क्वेश्चन आगे का थोड़ा सा डाउट पूछा है भावना ने, उस पर मैं आता हूं। वो पॉइंट क्या है, एक जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है ट्रायल बैलेंस पे आता हूं। ट्रायल बैलेंस फिर से, अगर मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना है और क्वेश्चन के अंदर मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ, सपोज मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है 2,45,000। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स 3,50,000, एक्सपेंसेस कैपिटल, ऐसे आइटम सब दे रखे हैं मेरे को। एक्सपेंसेस, कैपिटल, फिर मेरे को दिया परचेसेस भी दिया हुआ है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है,
मुझे ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है। अच्छा, ये जो एक्सपेंसेस हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, एसेट्स भी दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग भी दिया हुआ है, बहुत सारी एसेट दे रखी है। अब मुझे बोला ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो मैं यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, डाउट यही था। अगर आप मेरे को ट्रायल बैलेंस बनाना हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखता हूँ, ट्रायल बैलेंस में अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखता हूँ, तो मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक भी लिखूंगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो क्लोजिंग स्टॉक घट जाता है, उसमें इंक्लूडेड थोड़ी है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर ये वाले आइटम्स नहीं आएंगे, परचेजेस नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो परचेजेस पहले से शामिल है, तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो परचेजेस को नहीं लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस को नहीं लिखेंगे। तो ये जो आइटम्स है हमारे, इन आइटम्स को हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे, परचेज को भी नहीं लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक को भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस को, क्योंकि ये तीनों पहले से इसके अंदर जुड़े हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक भी जुड़ा हुआ है, परचेजेस भी जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी जुड़े हुए हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक घट गया हुआ है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखे, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखे। तो ट्रायल बैलेंस में अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना है तो आप परचेजेस नहीं लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखोगे। इसी ढंग से जो एडजस्टेड परचेज का एक डाउट पूछा गया था, अगर मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेज लिखा है तो मैं उसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस तो लिखूंगा, एडजस्टेड परचेजेस अगर लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक तो लिखूंगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो उसमें घटा हुआ है, तो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिखूंगा। डायरेक्ट एक्सपेंस एडजस्टेड परचेज में थोड़े जुड़े होते हैं। कुछ लोग एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, मैंने कुछ ऑथर्स देखे हैं जो एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, तो उस केस में अगर एडजस्टेड परचेज है तो ओपनिंग स्टॉक भी नहीं आएगा, अगर एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक जुड़ा हुआ है, अगर जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे सर हम क्या माने, जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? तो भाई आप जिस बुक से कर रहे हो उस बुक में देख लो, उसमें दिया है, जोड़ रखा है, तो आप मत लिखना, और नहीं है तो आप लिख देना। जहां तक मैंने दो तरह की देखी, कुछ लोग परचेज में से सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक हटाते हैं तो एडजस्टेड परचेज, कुछ लोग परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक हटाते हैं, तो वो सिचुएशन पे। और अगर ट्रायल में बना के देख लीजिएगा डिफरेंस आ रहा है ओपनिंग स्टॉक के अमाउंट की वजह से, तो ओपनिंग स्टॉक हटा दीजिएगा या लिख दीजिएगा, जैसा वो थोड़ा सा, अब इसमें थोड़ा सा अलग लग रहा है मैं कहता हूँ। तो अगर एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिखना है, आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिखना है, आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लिखना है। ठीक है, ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे। फाइन। और अगर COGS है तो आपको परचेजेस भी नहीं लिखना, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लिखना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं लिखना, सिर्फ आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिखना है। अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं जो मुझे भेजा गया था। हिंदी में भी ओपन कर देता हूँ, इंग्लिश में भी ओपन, मेरे को दोनों वर्जन भेजे गए थे, हिंदी मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम। तो यह है, निम्नलिखित शेषों से 31 दिसंबर 2018 को श्री खेमराज की पुस्तकों में तलपट बनाई, ट्रायल बैलेंस बनाना है। इसके अंदर हमें बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप ग्रुप में डाल देना तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ये देनदार डेटर्स दे रखे हैं, ये स्थायी संपत्ति दे रखी है, ये व्यय दे रखे हैं। अब व्यय बोला है, अब इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो बोला नहीं है, तो हम व्यय को लिखेंगे। अब क्या करें, व्यय को लिखना पड़ेगा।
ये सेल्स दे रखा है, ये पूंजी दे रखी है, ये आरएन दे रखा है, प्रारंभिक और अंतिम स्कंद। बस इस क्वेश्चन में यही चीज कंफ्यूजिंग है, बाकी तो सब चीजें क्लियर है। बाकी और तो कुछ नया तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन में नया क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और नया है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के का क्या कनेक्शन है, वो इस क्वेश्चन में समझाने की कोशिश की, वो पूछा गया। तो जब आप क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखेंगे तो आप क्लोजिंग स्टॉक तो लिखेंगे, लेकिन आप ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे। इस ओपनिंग स्टॉक को आपको इग्नोर करना, इसको छोड़ देना, इसका कुछ नहीं करना, इसको भूल जाइए। ट्रायल बैलेंस बनाते समय ओपनिंग स्टॉक को छोड़ दीजिए, बाकी चीजें लिख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस आप बना लीजिएगा और ग्रुप में क्वेश्चन डाल दीजिएगा और आप लोग सब ट्राई कर लीजिएगा और डिस्कस कर लीजिएगा उसका आंसर किसका टैली हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, इस हिसाब से। हाँ बोलिए, पहले आर्यन जैन फिर शिवम पाटीदार। हाँ तो एक्सपेंडिचर डायरेक्ट माने जाएंगे इसमें? नहीं, डायरेक्ट मत मानिए, इनडायरेक्ट मानना ज्यादा सही है। इनडायरेक्ट मानना ज्यादा यस सही सर। है ना। इनडायरेक्ट इसलिए मानना सही है कि डायरेक्ट हो नहीं हो, इनडायरेक्ट तो खर्चे होते ही। हर बिजनेस में ना इनडायरेक्ट खर्चे होंगे। जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं कुछ सामान खरीद के बेचता हूँ, तो हो सकता है खरीदने में जैसे ठेला वाला सब्जी अपने बाइक पे रख के ले आया, लेकिन भाई बेचने पे तो खर्च करना पड़ेगा ना, उसको थैली में डाल के देना पड़ेगा, वो सब लगेगा। हाँ वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो मानिए उसको। हाँ बोलिए शिवम पाटीदार। सर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में सभी अकाउंट्स एक एक बार होते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक दो में होता है, एक बैलेंस शीट में और एक उसमें ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, उस पॉइंट पे मैं आता हूँ। इसका ये कहना है, इसका जो क्वेश्चन है, पहले सब क्वेश्चन समझ लो। शिवम पाटीदार ये कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स दिए रहते हैं, वो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, उन सब में वो एक ही जगह आता है। अगर कोई आइटम से ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया तो और कहीं नहीं आएगा, पर पीएनएल में आ गया तो और कहीं नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक चूंकि भाई साहब ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया रहता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक, जैसे आप भावना ने भी पूछा था, अगर क्लोजिंग स्टॉक मैंने ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक भी सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा, एक ही जगह आएगा, दो जगह नहीं आएगा। बैलेंस शीट में क्यों आएगा, ट्रेडिंग में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कब देते हैं, जब परचेजेस में से घट गया होगा, एडजस्टेड परचेज होगी तब लिखेंगे। दूसरा, हम क्लोजिंग, क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, थ्योरी में पूछते हैं क्लोजिंग स्टॉक को क्या ट्रायल बैलेंस में दिखाया जा सकता है? हाँ दिखाया जा सकता है। कब दिखाया जा सकता है? जब हमने सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या बेचे गए माल की लागत को ट्रायल बैलेंस में दिखाया हो, या एडजस्टेड परचेजेस को, समायोजित विक्रय को दिखाया हो, तब उस केस में हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। एडजस्टेड परचेज या सीओजीएस जब हम ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं, तब बिना इनके हम ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाते। तो भाई साहब एडजस्टमेंट दो बार होते हैं ना? नहीं, सब एडजस्टमेंट दो बार होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है इसका मैं मतलब, हम जब क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं दिखाते और बैलेंस शीट में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जब हम एडजस्टेड परचेज दिखाते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम क्या देखते हैं, हम सीओजीएस को सेल्स के साथ कंपेयर करते हैं। सीओजीएस निकालने में हमें क्लोजिंग स्टॉक को घटाना पड़ता है परचेजेस में से। अगर हमने परचेज में से पहले ही घटा दिया तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्यों लिखूंगा? अभी मैंने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों लिखते हैं, डेबिट साइड में घटाना है, घटाने के बजाय ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिख दो। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्लोजिंग स्टॉक घटाओ या फिर क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, एक ही बात है। तो मुझे जब घटाना ही नहीं है तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगा क्यों? क्योंकि वो पहले घट चुका है। तो क्योंकि घटाना होता है तो मैं लिखता हूं। तो शिवम पाटीदार, जब हम क्लोजिंग स्टॉक को हमें ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ, इसका मतलब अभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से घटा हुआ नहीं है। तो जब घटा हुआ नहीं है तो घटाना है उसको, इसलिए हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं घटाने के लिए। और जब घट गया तो वो क्या हो गया, हमारा एसेट हो गई, बच गया वो, और एसेट हो गई, इसलिए हम उसको बैलेंस शीट में भी दिखाते। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो एक ही जगह आएगा, और वो किस जगह आएगा? बैलेंस शीट में आएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा।
क्योंकि पहले से दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, मतलब पहले ही घट चुका है, तो घटाना थोड़ी है दोबारा उसको, तो सिर्फ हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे बाहर है तो ट्रेडिंग अकाउंट में घटाएंगे। घटाने का मतलब सीधा सा ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और बैलेंस शीट में हम एसेट दिखाएंगे क्योंकि वो एसेट है, ऐसे आएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस यहाँ पर? सर अगर एडजस्टमेंट परचेज दिया हुआ है तो फिर ट्रेडिंग प्रोसेस क्या है? एडजस्टेड परचेज दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक आया ट्रेडिंग अकाउंट में? हाँ आएगा ना, नहीं ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में मतलब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। एडजस्टेड परचेज दिया मतलब परचेज में से पहले घट चुका है ना वो, अभी यही तो बताया मैंने। यस सर, वही पूछ रही थी, लेस हो चुका है ना उसमें। हाँ वो तो लेस हो चुका है, वो तो लेस हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो वो जो क्वेश्चन मैंने भेजा है वो आप भेजिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और जो मुझे कवर करना है, जो डाउट पूछा गया था। मान लीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा एडजस्टमेंट के एरिया में जा रहा हूं मैं, अब एडजस्टमेंट हल्का से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि इसी पॉइंट से रिलेटेड है, इसलिए मैं उसको एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि एक ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ गुड्स निकाल लिए, तो हमारी उसकी एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। जब ये एंट्री मैंने बताई थी जनरल एंट्रीज में, तब किसी ने पूछा था कि सर परचेजेस क्यों, तो मैंने कहा था उसके लिए आप रुकिए, अभी उस क्वेश्चन का आंसर अब देने का टाइम आया। कोई मुझे ये बता सकता है कि अगर हमने, मान लीजिए एक सिंपल सी बात है, मैंने वही एग्जांपल ले रहा हूं जो अभी मैंने आपको सब्जी वाले का एग्जांपल दिया। सब्जी वाला बाजार गया, बाजार से 2000 रुपए की सब्जी खरीद के लाया, थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस जीरो मान लीजिए, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है, सिंपल रखते हैं। थोड़ी देर के लिए आप उसको जीरो मान लीजिए, क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 2000 गया, 2000 की सब्जी अपनी बाइक पे बैठ बूंद के इधर थैला बांध बूंद के ले आया, ठीक है, घर ले आया। उसने शाम तक सब्जियां बेची और उसके पास 800 रुपए की सब्जी बिक गई, 800 रुपए की सब्जी बच गई, 800 रुपए की सब्जी बच गई। तो 2000 की सब्जी आई थी, 800 की बच गई। परचेजेस थे 2000, क्लोजिंग स्टॉक है 800। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया? कितना आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? अनम्यूट किया हुआ मैंने, बताइए। 1200। अब इसमें से मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर उसने इसमें से 200 रुपए की सब्जी, खुशी खुशवा 200 रुपए की सब्जी उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ली बिजनेस में से, 2000 की सब्जी खरीदी थी ना, 200 की सब्जी उसने अपने पर्सनल यूज के घर के काम के लिए निकाल ली, तो बताइए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आएगा? 1200 निकाला था ना आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो 1200 ही रहेगा कि बदल जाएगा? 1000। इसका मतलब अगर गुड्स हम पर्सनल यूज में लाते हैं या फिर गुड्स हमारे जल जाते हैं, लॉस बाय फायर, मैंने आपको एक एंट्री बताई थी, ड्राइंग्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कुछ गुड्स हमने चंदे में, दान में बांट दिए, चैरिटी, ठीक है, बिल्डिंग बनाने में यूज कर लिए कुछ गुड्स, फर्नीचर बनाने में कुछ सामान हमने अपना यूज कर लिया। ऐसा कुछ भी हुआ है, इन सबको जो भी हुआ है वो डेबिट करेंगे और परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। वो ऐसा इसलिए करेंगे कि अगर हम ये एंट्री नहीं करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गलत हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गलत हो जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत आएगा, क्योंकि ये गुड्स तो हमने बेचे ही नहीं भाई, वो यूज हो गए, ओनर घर ले गया, वो जल गए या चोरी हो गए या हमने दान में दे दिया या हमने बिल्डिंग बनाने में यूज कर लिया या हमने फर्नीचर बनाने में यूज कर लिया, तो जिसमें भी हमने यूज किया उसको डेबिट करके हम अपनी परचेजेस को कम कर देते हैं। ये भी एक तरह से एडजस्टेड परचेज का ही एग्जांपल है। एडजस्टेड तो कर दिया आपने भाई, सामान निकाल लिया, बेचा ही नहीं, तो ना वो क्लोजिंग स्टॉक में है भाई। ये देखिए बहुत साइंटिफिक सी चीज है, हमारे पास जो गुड्स खरीदे हमने वो हमारे पास उसकी दो ही
स्थिति हो सकती है। अगर मैंने कोई गुड्स खरीदे हैं तो उसका दो ही चीज तो हो सकता है, या मैंने खरीदे तो वो गुड्स, या तो जो मैंने गुड्स खरीदे परचेजेस, वो या तो क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा होना चाहिए या बिक जाने चाहिए, बस। और क्या? अगर मान लीजिए कोई गुड्स मैंने खरीदे नहीं तो मेरा प्रॉफिट सही आएगा ही नहीं। अगर मान लीजिए मैंने कोई गुड्स खरीदे और वो गुड्स या तो मेरे बिक गए और या फिर वो क्लोजिंग स्टॉक में चले, इनके अलावा गुड्स का कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो मैंने अपने पर्सनल यूज के निकाल लिए वो तो ना बिके ना स्टॉक में, मैंने कुछ दान में दे दिए, तो इसलिए उनको, ऐसे गुड्स को जिनको मैं पर्सनल यूज में ले लेता हूं, उनको हम क्या करते हैं, परचेजेस में से घटा देते हैं, उनको हम परचेजेस में से घटा देते हैं। इसलिए परचेजेस में हम ड्रॉइंग्स लेस करते हैं, इसलिए हम इसमें से लॉस बाय थेफ्ट जो भी है और फायर वो लेस करते हैं। इसमें से हम चैरिटी लेस करते हैं, जो भी गुड्स के ऐसा काम, इसमें से हमने कुछ एसेट बना ली तो हमने, क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गलत आ जाएगी। इस वजह से जब भी हम गुड्स किसी और यूज में लाते हैं बेचने के अलावा, तो उस केस के अंदर हम परचेज अकाउंट में से उसको क्रेडिट कर देते हैं। That's it. So that we can find out the correct profit of the business. ये वो दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है? Any more questions here? Any more questions? तो मैं आपको थोड़े से कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, तो वो क्वेश्चंस आप करेंगे। और अभी भी मेरे पास पहले की नहीं है, मेरे को देखिए आज एडजस्टमेंट्स वगैरह भी लेने हैं,